बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान इस वक्त जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और धड़ाधड़ छक्के पर छक्का वो लगा रहे हैं। टेलीग्राफ में लिखा हुआ आर्टिकल उसने बंद कमरों में इस वक्त खलबली मचाई हुई है, जिसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया इदारा मादरे वजूद में आ चुका है। और फिर इमरान खान जेल से बैठकर भी खुल्लम खुल्ला इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वार कर रहे हैं। तो आज जनाब उसका एक बहुत बड़ा एक आफ्टर शोक आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ी खबर है कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। जीएचक्यू में एक हंगामी मीटिंग हुई है और ये कोई मुलाकात नहीं है, बल्कि कुछ अहम अफसरान को वहां पर बुलाया गया, जिसमें कोर कमांडर्स गायब थे। अब वहां पर कोर कमांडर्स क्यों गायब थे और किस किस को उस मुलाकात में बुलाया गया, जिसमें जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने कुछ अहम तरीन फैसले कर लिए हैं और कुछ तगड़े मैसेजेस कन्वे कर दिए गए हैं अडयाला जेल के कैदी के लिए। तो अहम तरीन तफसीलात उस मीटिंग का मुकम्मल अहवाल मैंने आपके सामने रखना है। कोर कमांडर्स क्यों गायब थे, उसकी वजह क्या है, उसके हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात तो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब कप्तान जो है उसका मकसद पूरा हो गया। इमरान खान का तीर सही निशाने पर जाकर लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट से जनाब एक बहुत बड़ी खबर है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल लालिम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि फवाद चौधरी का रास्ता रोकने के लिए शिबली फ्रांस का ग्रुप जो है वो एक्टिव था। और फिर जो रऊफ हसन साहब ने कहा कि नहीं जी, फवाद चौधरी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस नहीं आएगा। और भाई आपकी बात की पार्टी है कि आप ये बात कर रहे हैं। रऊफ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात है, उनका अपना ओहदा जो है वो इस वक्त खतरे में है, क्योंकि फवाद चौधरी जैसा शख्स जो है, जैसे अपना वो बयानिया बनाता है, जैसे वो मीडिया के साथ इंगेजमेंट करता है, उससे बेहतर कोई मीडिया इंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद कोई नहीं कर सकता। तो फवाद चौधरी की वापसी इस सारी मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवा का झोंका। तो फिर उसको रोकने के लिए शेर अफजल मरवत साहब एक्टिव हो जाते हैं और फिर कोर कमेटी ये फैसला करती है कि ये वापसी जो है वो इमरान खान की रिहाई के बाद ही मुमकिन हो पाएगी। लेकिन फिर आपने देखा कि कल रात को सिमाबिया ताहिर ने नॉर्थ पंजाब के सदर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। वो कोई कंट्रोवर्शियल एक रेजोल्यूशन नहीं था, बल्कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रही। और लेकिन अब वो अपनी सेहत की वजूहात की बिना पर वो मजीद अपने ओहदे पर काम नहीं कर सकते। और फिर मियां तैमूर साहब जो हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट लगा दिया गया। हमाद अजहर साहब ने उनको नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट लगाया। और ये वो मलिक तैमूर हैं जो जनाब 6 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले जा चुके थे। और इन्होंने कहा था कि हम कभी भी अपने इदारों के खिलाफ नहीं खड़े होंगे और हम इदारों का सामना नहीं कर सकते, तो लिहाजा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करता हूं और 9 मई की मुसम्मत करता हूं। बगैर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मलिक तैमूर को नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट लगाना, ये जनाब किस उसमें हो गया। और फिर बगैर किसी जो है वो बात किए बगैर, किसी से मुज़ाकरात किए बगैर, किसी से मीटिंग किए बगैर हमाद अदर साहब ने इनको लगाया क्यों है, ये एक अहम तरीन सवाल था। और फिर फवाद चौधरी की वापसी क्यों रोकी जा रही है, उसके पीछे कौन से लोग थे, मैंने आपके सामने जनाब सारी चीजें रखते हैं। अब आपको मैं खबर ये देना चाहता हूं कि फवाद चौधरी साहब ने जिम्मेदारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जनाब दोबारा संभाली हैं। और आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है उनकी सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, जिसमें असद कैसता मौजूद थे, महमूद खान अचकज़ई थे, अख्तर महंगल थे, और इनकी मुलाकात हुई सीनियर सहाफ़ियों के साथ। और वहां पर फवाद चौधरी भी मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ियों में जनाब जो सुहेल बड़ाई साहब थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब और अजमल जामी, हबीब अकरम साहब और बहुत सारे सहाफ़ी उसमें मौजूद थे। और फवाद चौधरी साहब जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अब जनाब ये अच्छी खबर है कि फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी वापसी कर ली है। अली मोहम्मद खान साहब ने भी कल शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा क़यादत है, जो नई क़यादत उभरी है, उनको पिछली क़यादत के ऊपर कोई बात करने का हक नहीं है। आप वो 16-16 साल उनकी पार्टी के लिए कुर्बानी है, आप तो कल के बच्चे, आप हमें बताएंगे सियासत कैसे करनी है। अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की कल के एक टीवी प्रोग्राम के अंदर। तो खैर जनाब, दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नून लीग के सदर होंगे और साद रफीक को सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने का इम्कान है, जो इस वक्त खबर सामने आ रही है, क्योंकि एहसन इकबाल ने पीडीएम हुकूमत के दौरान भी पार्टी क़यादत को सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का कहा था। और ज़राए का यह कहना है कि नून लीग का जनरल कौंसिल का इजलास 11 मई को लाहौर में होगा और जनरल कौंसिल इजलास में नवाज शरीफ को सदर बनाया जाएगा। और इस हवाले से जनाब
जनाब खबर यह भी है कि पार्टी को 1 साल पहले भी हसन इकबाल साहब ने कहा था कि मैं ओहदा छोड़ना चाहता हूं, वजारत की ज्यादा मसरूफियात के बायस पार्टी ओहदा सही तौर पर नहीं चला सकता। तो लिहाजा अब जनाब 11 मई को जो है वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ पार्टी के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी में दोबारा मुतहरिक होंगे और फिर ख्वाजा साद रफीक को सेक्रेटरी जनरल जो है बनाया जाएगा। और फिर दूसरी जानिब नैब के हवाले से खबर है कि नैब ने अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों को सियासी इंतकाम से बचाने की पॉलिसी की जनाब तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। और साफी इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का यह कहना है कि नैब इंतजामिया ने स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता किया, जिसका मकसद एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा करना है जिसमें एहतसाब के असल मकसद पर समझौता किए बगैर अरकान असम्बली को मनमानी गिरफ्तारियों और बुरी तशहीर से बचाया जा सके, क्योंकि माजी में कई सियासतदानों के खिलाफ एहतसाब अदालतों में रेफरेंस दायर किए गए और नैब ने उन्हें बदनमान बनाकर पेश किया, लेकिन उनमें से बेशतर मुकदमात में इल्जामात साबित ना हुए। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि इमरान खान के खिलाफ यही नैब चेयरमैन जनरल नज़ीर भट्ट साहब जो हैं एक्टिव हैं और यही नैब के चेयरमैन ने चौथी मरतबा तोशाखाना केस इमरान खान के ऊपर लगा दिया है। चौथी मरतबा तहकीकात हो रही हैं और एक ढेले की करप्शन ये इमरान खान के ऊपर साबित नहीं कर पाए, तो इमरान खान के लिए अलग कानून और बाकी चोर चक्के डाकू जो पाकिस्तान में जिन्होंने अन्नी डाली हुई थी 35-40 साल से, उनके लिए अलग कानून है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो यहां पर जितना बड़ा चोर होगा, जितना बड़ा डाकू होगा, जितना बड़ा वो दहशतगर्द होगा, मोहसिन नकवी जैसा जितना बड़ा खलीस इंसान होगा, उसको उतना बड़ा ओहदा पाकिस्तान में जनाब दिया जाएगा, उतना बड़ा जो है उसको इनाम दिया जाएगा। तो अब जनाब ये एक नया जो है वो खबर है। और फिर जजेस की तैनाती के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ तरमीम करवाने की हिदायत कर दी है, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनकी जो है वो मुखालफत की है, बाकी जजेस भी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज साहब जो है चूंकि लंबा लेटे हुए हैं, उनको एक्सटेंशन चाहिए, तो उसके लिए जनाब वो उसके साथ जो है वो खड़े हुए हैं। और एक और आपको खबर देना चाहता हूं कि 9 मई केसेस में अदालतों में पेश ना होने पर 14 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। और लाहौर की दादा दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद जावेद ने पुलिस को जिना हाउस हमला केस में 9 मुल्जिमान और अस्करी टावर केस में 5 मुल्जिमान को 15 मई को पेश करने की हिदायत जो है वो जनाब जारी कर दी है, जिसमें जमशेद इकबाल चीमा, उनकी अहलिया मुसरत इकबाल चीमा जो हैं वो भी 9 मई की फसादात से मुतल्लिक 7 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर करते हुए तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत कर दी है। और खबर यह है कि मुल्जिमान में अताउर रहमान, अब्दुल रहमान, इकराम उल्लाह, अब्दुल हादी, अमानुल्लाह और बाकी लोग भी इसमें जनाब शामिल हैं। अब जो बड़ी खबरें हैं उसकी जानिब जनाब बढ़ते हैं कि इस वक्त जीएचक्यू में कुछ अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन उससे पहले कप्तान का एक बहुत बड़ा मकसद भी पूरा हो गया है। कप्तान का तीर जो है वो निशाने पर जा लगा है। जनाब इमरान खान साहब का जो टेलीग्राफ को लिखा हुआ आर्टिकल था, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं। आज आफ्टर शॉक, सबसे बड़ा आफ्टर शॉक ये है कि इमरान खान का दबाव काम कर रहा है। वो डाला जेल में रहकर ऐसी हिकमत अमली से शॉटें मार रहा है कि ऐसी ऐसी बाउंड्रीज कर रहा है कि इनको मुंह छुपाने की जनाब जगह नहीं मिल रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की तारीख जो है तब्दील कर दी है। पहले जनाब ये 8 मई थी, अब 3 रुकनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस अतर मिनल्ला और ये जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो 6 मई को समाअत करेगा, यानी कि 2 दिन पहले समाअत को वहां पर मुकर्रर कर लिया गया है। लेकिन फिर मैंने आपको खबर देनी है कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने, वो चीफ जस्टिस जिसको बड़ा शौक था बल्ले का निशान पीटीएस से वापस लेने का, आज वो फौजी अदालतों के केसेस से भी बरी हैं, वहां पर भी वो नहीं आ रहे और ये केस भी वो नहीं सुन रहे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज साहब का नंगा नाच आप देखें कि किस कदर गलीज, किस कदर गैर आईनी, किस कदर गैर कानूनी जो एक चीफ जस्टिस है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है मुसल्लत है। और अब ये 3 साल की एक्सटेंशन लेने के लिए बड़ी नौकरी कर रहे हैं, बड़ी खिदमत कर रहे हैं, बड़े बूढ़ चमका रहे हैं और इससे बड़ा मालशिया मैंने आज तक जो है पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा है। तो जनाब अब बड़ी अहम तरीन खबर की जाने बढ़ते हैं कि जीएचक्यू में एक बड़ी अहम और हंगामी किस्म की मीटिंग हुई। उसमें कोर कमांडर्स गायब थे और जनरल आसिम अली साहब ने कुछ अहम तरीन फैसले कर लिए कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। अब उसमें मीटिंग में कौन कौन से लोग शामिल थे, कोर कमांडर्स क्यों नहीं आए, एक बहुत अहम सवाल है जनाब। एक तो SIFC का इजलास हुआ था, जीएचक्यू के अंदर इजलास था जिसमें एहसन इकबाल साहब भी थे, दीगर वफाकी वज़रा भी शामिल थे और कुछ और अहम लोग थे। और उस SIFC के इजलास में जो है वो जनरल आसिम अली साहब ने कहा था कि हम एक पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान सिर्फ आसिम अली साहब और फिर जो वहां के लोग थे उनका पाकिस्तान था, हमारा पाकिस्तान नहीं है या फिर इमरान खान का पाकिस्तान नहीं है और सिर्फ इनका पाकिस्तान है। जो मर्जी ये मुल्क में करें, हम सवाल उठाने वाले नहीं हैं, हम इनसे बात पूछने वाले नहीं हैं
اور ہم تو یہاں پر چور چکے، ہم تو جناب نوکر ہیں ان کے، ہم تو بھیڑ بکریاں ہیں، آپ تو ہمیں ڈنڈے کے زور پر چلا لیں گے اور آپ کی بات مان لیں گے. ایسا جناب ہرگز نہیں ہوگا. پاکستان تبدیل ہو چکا ہے. اب بھی سوشل میڈیا کا جناب دور ہے. اب سوشل میڈیا سے بھی جناب یہ خائف ہے اور اس کے لیے بھی نئے قوانین جو ہیں وہ سخت متعارف کروائے جا رہے ہیں. تو جی ایچ کیو میں جناب ایک فیصلہ کن میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں تگڑا میسج خان کو کنوے کر دیا گیا ہے. اب اس میٹنگ میں کور کمانڈر شامل نہیں تھے. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایچ کیو میں کچھ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کور کمانڈرز ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ فوجی افسران شامل تھے لیکن کور کمانڈر شامل نہیں تھے. اور ڈی جی ایم آئی یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس موجود تھے اور کچھ بیوروکریٹس موجود تھے یعنی کہ صوبوں کی آئی جیز تھے چاروں صوبوں کے، اور سیکٹری داخلہ یعنی کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ان کو جی ایچ کیو میں بلایا گیا تھا. اب کس حیثیت سے بلایا گیا تھا یہ ایک اہم ترین سوال ہے، سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ آئین کو جو ہے اس کو کراس نہیں کیا جا رہا، اور کس حیثیت سے وہاں پر ان کو بلایا جا رہا ہے. بیوروکریسی تو سول گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے، وہ جی ایچ کیو کے انڈر نہیں آتی. تو ان کو وہاں پر بلا کر کیا بریفنگز دی گئی، ان کو جناب وہاں پر بتایا گیا، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پر آرمی چیف صاحب نے بتایا کہ عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی، آپ کھل کر کھیلیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں، آپ کو جو چاہیے میں آپ کو سپورٹ کروں گا، آپ نے عمران خان سے خوفزدہ نہیں ہونا. یہ پیغام وہاں پر آرمی چیف صاحب کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کسی صورت جو ہے پیدا نہیں کرنے دیا جائے گا. اب آپ ان کے جناب اندازہ یہ لگائیں کہ عمران خان کا خوف کتنا ہے. یہ اپنی طرف سے عمران خان کو مار کر پھینک کر دفن کر کے چلے جا چکے تھے، لیکن ایک ایسا شخص جو لوہے کے سانپ کا مالک ہے وہ کفن پھاڑ کر اس قبر سے باہر نکل آیا اور پھر ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. عمران خان ان کو دھڑا دھڑا کر مار رہا ہے. تو خوف کا اندازہ لگائیں کہ جناب جو بیوروکریسی ہے وہ جی ایچ کیو کو رپورٹ نہیں کرتی، بلکہ جناب یا پنجاب کی بیوروکریسی پنجاب حکومت کو رپورٹ کرے گی، کے پی کی بیوروکریسی جناب اپنی حکومت کو رپورٹ کرے گی، وفاق کی بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی حکومت کو رپورٹ کرتی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. اور پھر یہ ایک اہم ترین میٹنگ کے جب عمران خان صاحب نے ٹیلی گراف کو آرٹیکل لکھا، اس میں کچھ اہم ترین انہوں نے انکشاف کر دیا، آرمی چیف کا ڈائریکٹ نام لے لیا اور پھر اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر انہوں نے بات کی کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، میں بات چیت نہیں کروں گا. جناب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خان کے ساتھ بات نہیں کرے گی، کیونکہ وہ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ جس میں کسی بھی سیاستدان کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن عمران خان کنٹرول نہیں ہوں گے. خان نے بھی کہا کہ میں بات چیت نہیں کروں گا، میں انگیجمنٹ کروں گا. اب اسٹیبلشمنٹ تو انگیجمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک میں یہاں پر ہوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے. تو یہ جناب کچھ عام ترین فیصلے ہو چکے ہیں. جی ایچ کیو میں کچھ ہنگامی میٹنگز ہو رہی ہیں. تو اب تک کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد.